माइक्रोब्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद बीमारी, कीटाणु, है ना? पर क्या हो अगर ये असल में हमारी दुनिया के वो गुमनाम हीरो हों जिन्हें हम देख नहीं पाते? चलिए, आज इसी अनदेखी दुनिया की सैर करते हैं। तो एक सवाल, माइक्रोब्स के बारे में हम क्या सोचते हैं, दोस्त या दुश्मन? यकीन मानिए, आज की ये बातचीत इस सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये है कहाँ? अरे ये तो हमारे खाने में है। दही से लेकर ब्रेड तक हमारी कितनी ही पसंदीदा चीजें इन्हीं की देन है। और तो और, ये हमारी दवाओं में भी हैं। एंटीबायोटिक्स और ना जाने कितनी जीवन बचाने वाली दवाएं इन्हीं से बनती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये हमारे पूरे प्लैनेट को, हमारी धरती को साफ कर रहे हैं। तो देखा, ये छोटे छोटे जीव असल में हमारी जिंदगी के हर हिस्से में एक साथी की तरह मौजूद हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं सबसे जानी पहचानी जगह से, हमारा अपना घर। और घर में भी हमारी अपनी रसोई से। जरा सोचिए, जो दही हम रोज खाते हैं वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनता है। हमारी नरम नरम ब्रेड सैक्रोमाइसीस सेरेविजी नाम के यीस्ट का कमाल है। और स्विस चीज में वो जो बड़े बड़े छेद दिखते हैं ना, वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया बनाते हैं। और ये तो बस कुछ ही नाम है। कभी सोचा है कि डोसे का घोल या ब्रेड का आटा फूल कैसे जाता है? भाई ये कोई जादू नहीं, ये तो प्योर साइंस है। होता यह है कि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वही गैस आटे को फुला देती है। अगली बार जब फूला हुआ आटा देखें तो उन लाखों छोटे बावर्चियों को याद जरूर करिए। अच्छा, रसोई से जरा बाहर निकलें तो पता चलता है कि ये छोटे छोटे जीव एनर्जी बनाने में भी हमारी मदद करते हैं। बायोगैस, जो असल में मीथेन गैस ही है, इन्हीं माइक्रोब्स की एक्टिविटी का नतीजा है। और ये गांवों में खाना पकाने और रोशनी के लिए एक बहुत ही बढ़िया ईंधन है। तो ये गोबर गैस आखिर बनती कैसे है? देखिए, प्रोसेस बड़ा दिलचस्प है। मिथेनोबैक्टीरियम जैसे बैक्टीरिया गाय के गोबर में मौजूद सेल्यूलोज को खाकर मीथेन गैस बनाते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि प्रोसेस के बाद जो स्लरी बचती है वो एक बेहतरीन खाद का काम करती है। मतलब पूरा का पूरा सस्टेनेबल साइकिल, जिसे भारत में IARI और KVIC जैसे संस्थानों ने खूब बढ़ावा दिया है। ठीक है, घर की बात तो हो गई। अब घर से निकलकर देखते हैं कि कैसे यही माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स की तरह काम कर रहे हैं। मतलब जब बड़े पैमाने पर ड्रिंक्स, एंटीबायोटिक्स या केमिकल्स बनाने होते हैं ना, तो इन माइक्रोब्स को फर्मेंटर्स नाम के बहुत बड़े बड़े टैंकों में पाला जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना मैसिव स्केल होगा। और यहीं से एक ऐसी खोज की कहानी शुरू होती है जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया ही बदल दी, पेनिसिलिन। हुआ यूं कि एक इत्तेफाक ही था जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि एक फफूंद बैक्टीरिया को खत्म कर रही है। बाद में अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने इसकी असली ताकत को पहचाना और दुनिया के सामने लाए। और 1945 में तीनों को इस जान बचाने वाली खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। और इसका असर तो जबरदस्त था। सोचिए, प्लेग, काली खांसी, डिफ्थेरिया, कुष्ठ रोग, कितनी भयानक बीमारियां थीं जिनका इलाज मुमकिन हो पाया। सच में इसने करोड़ों जानें बचाईं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पेनिसिलिन पर खत्म नहीं होती। ट्राइकोडर्मा फंगस से हमें मिला साइक्लोस्पोरिन ए, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बेहद जरूरी है। मोनास्कस यीस्ट से मिलता है स्टैटिन, जो कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो हार्ट अटैक में क्लॉट बस्टर का काम करता है। ये सब के सब माइक्रोब से मिले किसी तोहफे से कम नहीं है। और इंडस्ट्रियल मेन्यू तो और भी लंबा है। देखिए, बियर और वाइन बनाने से लेकर साइट्रिक एसिड जैसे केमिकल्स बनाने तक, और तो और डिटर्जेंट में तेल के दाग हटाने वाले एंजाइम से लेकर हमारे फ्रूट जूस को साफ करने वाले एंजाइम तक, हर जगह इन माइक्रोब्स का ही हाथ है। चलिए, अब हम अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे बड़े पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि ये माइक्रोब्स हमारे पूरे ग्रह की देखभाल कैसे करते हैं। हमारे शहरों से जो इतना गंदा पानी यानी सीवेज निकलता है, उसका होता क्या है? इसका जवाब भी इन्हीं माइक्रोब्स के पास है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहले तो मोटे कचरे को छानकर अलग किया जाता है। फिर दूसरे स्टेप में एरोबिक माइक्रोब्स को काम पर लगाया जाता है, जो पानी की सारी ऑर्गेनिक गंदगी को खाकर उसे साफ कर देते हैं। अच्छा, पानी कितना गंदा है इसे नापने का एक तरीका होता है, जिसे कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आसान भाषा में कहें तो जितना ज्यादा BOD, पानी उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड
और ये माइक्रोब्स इसी बीओडी को कम करते हैं ताकि पानी नदियों में छोड़े जाने लायक बन सके। अब जरा खेती की तरफ देखें। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए एक तरफ हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स जो अच्छे बुरी हर कीड़े को मारते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल। ये सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को टारगेट करता है और इससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। इसके कुछ शानदार उदाहरण हैं, जैसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस या शॉर्ट में कहें तो बीटी, जो सिर्फ तितली के कैटरपिलर को मारता है। ट्राइकोडर्मा नाम का फंगस पौधों की जड़ों को बीमारियों से बचाता है। और बैक्यूलोवायरस तो इतने स्पेसिफिक होते हैं कि ये सिर्फ खास तरह के कीड़ों पर ही हमला करते हैं। ये है नेचर का अपना पेस्ट कंट्रोल सिस्टम। और आखिर में ये माइक्रोब्स हमारी मिट्टी के लिए भी वरदान हैं। बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक ऐसे ही जीव हैं जो मिट्टी की सेहत सुधारते हैं, उसमें पोषक तत्व बढ़ाते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत को कम करते हैं। जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करता है? ये हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधों को देता है। माइकोराइजा फंगस पौधों की जड़ों से जुड़कर उन्हें जमीन से फास्फोरस खींचने में मदद करता है। और साइनोबैक्टीरिया खासकर धान के खेतों में नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं। ये सब मिलकर हमारी खेती को बेहतर और टिकाऊ बनाते हैं। तो देखिए, एक कप दही से शुरू करके एक पूरी नदी को साफ करने तक हमने देखा कि ये माइक्रोब्स वाकई एक ऐसी इनविजिबल वर्कफोर्स हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं। ये हर जगह हैं और हर पल हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो जाते जाते एक सवाल, वो अगली कौन सी बड़ी चुनौती होगी जिसे हल करने में हमारे ये अनदेखे दोस्त हमारी मदद करेंगे? क्या वो प्लास्टिक का कचरा होगा या फिर क्लाइमेट चेंज? संभावनाएं वाकई अनंत हैं।